हमारा आ गया है 4 ओम। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन रहा तो नहीं? अच्छा हाँ, तो इसमें हमने क्या शो किया था, इसमें हमने यूनिट को जूल के इक्वल शो कर दिया था। ये देखिए यहाँ पे क्या था, मैंने यूनिट को जूल में कन्वर्ट कर दिया था, जो कि मैंने आपको बताया। लेकिन इसका एक सेकंड पोर्शन भी है क्वेश्चन का, बी पॉइंट है ये हाउस वाला, इन अ हाउस 2 बल्ब, ये वाला हमने नहीं किया। चलो इसको भी कर लेते हैं, इसको भी छोड़ना, मिटा देते हैं इसको। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन अ हाउस, एक घर है, 2 बल्ब लगे हुए हैं, कितने, 50 वॉट ईच, 2 बल्ब्स ऑफ 50 वॉट ईच, यानी कि एक बल्ब जो है वो 50 वॉट का है। चलो जी, आगे इसने क्या बोला, उन्हें 6 आवर के लिए हम यूज़ कर रहे हैं डेली, और एक हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक गीज़र है जो 1 किलोवाट का है, और इसको हम 1 आवर के लिए यूज़ कर रहे हैं। आपको बताना है टोटल एनर्जी कितनी कंज्यूम होगी और कितने डेज़ में, 30 डेज़ में। ठीक है, तो साहब और इसने कॉस्ट क्या बताइए, कॉस्ट बताइए 8 रुपीज़ पर किलोवाट आवर। देखो मैंने आपको कहा था कि किलोवाट आवर में कंफ्यूज नहीं होना बेटा, किलोवाट आवर का वो आपको रेट ज़रूर दे के रखेगा कि कितने रुपए किलोवाट आवर ले रहा है। और किलोवाट आवर कुछ नहीं है, इसे ही हम यूनिट बोलते हैं, जो आप जिसके हिसाब से आप घर का बिजली का बिल देते हो, दैट इज़ द सेम थिंग। किलोवाट आवर मतलब 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट को 1 घंटे तक अगर यूज़ कर रहे हो बेटा, तो 1 यूनिट जो है आप बिजली का दे रहे हो, 1 यूनिट हो जाएगी बिजली, आपको उसका जो है पैसा देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे घर में क्या है। हमारे घर में 2 बल्ब हैं, इसने कहा 2 बल्ब हैं, ठीक है जी। हमने कहा भाई बल्ब कितने हैं, 2, तो एक बल्ब कितना का है, जो 1 बल्ब है वो एक्चुअली में कितने का है बेटा, 50 वॉट का है। 1 बल्ब कितने का है, 50 वॉट का है। तो हमने कहा ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम लिख लेते हैं। तो बल्ब हमारे पास कितने हैं, हम कहेंगे जी बल्ब जो है उसकी जो पावर है वो कितनी है, 50 वॉट की है। और नंबर ऑफ़ बल्ब कितने हैं, हम बोलेंगे भैया नंबर ऑफ़ बल्ब जो हैं वो हमारे पास 2 हैं। ठीक है, तो टोटल पावर ऑफ बल्ब कितनी हो गई, टोटल पावर ऑफ बल्ब, टोटल पावर ऑफ बल्ब, 2 बल्ब हैं, एक बल्ब 50 वॉट का है, तो ये हो गया 2 × 50, यानी कि हमारे पास कितना वॉट आ गया, 100 वॉट का। तो जो 2 बल्ब हैं वो लोग लेंगे। अच्छा, ये बल्ब जो है ये 6 आवर डेली जो है चल रहे हैं। तो हमने कहा ठीक है भाई, तो हम बोलेंगे भैया एनर्जी कंज्यूम कितनी हो रही है, एनर्जी कंज्यूम्ड, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी वो होता है बेटा पावर इनटू टाइम, पावर इनटू टाइम। ठीक है, अच्छा पावर कितनी यूज़ हुई, 100, कितने टाइम के लिए, 6 आवर के लिए। ठीक है, अच्छा ये 100 जो है, अब आपको ध्यान देना है, ये 100 है क्या बेटा, ये 100 वॉट है, समझ में आया, ये 100 क्या है, वॉट। तो मैं बोलूँगा मेरे पास आ गया 600 वॉट और साथ में आ गया आर। लेकिन मुझे एक बात बताओ, हमें वॉट आर नहीं चाहिए, हमें चाहिए किलोवाट आर, क्योंकि हमें यूनिट के हिसाब से बताना है। तो ये तो वॉट आर आया हुआ है, तो वॉट आर को मुझे क्या करना पड़ेगा, वॉट आर को मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो मुझे बताओ ज़रा, 1 किलोवाट में कितने वॉट, 1000। तो अगर मैं वॉट को किलोवाट में कन्वर्ट करूँगा तो मुझे 1000 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा बेटा। तो मैं बोलूँगा ये एनर्जी जो है, एनर्जी इक्वल टू आ गया 600, और इसे मैं डिवाइड करूँगा किससे, 1000 से। अब ये हो गया किलोवाट और आगे आ गया आर। ठीक है, किलोवाट आर। अब आप इसे कट कर लो, 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, ये 6/10 आ गया, यानी कि मेरे पास आया 0.6 किलोवाट आर। तो ये एनर्जी किसकी है बेटा, ये एनर्जी आई है मेरे पास सिर्फ बल्ब की। किसकी एनर्जी आई है, बल्ब की। पर मेरे पास क्या सिर्फ घर में बल्ब था, अगर मेरे पास ये 0.6 किलोवाट आर आया है तो मैं इसे कह सकता हूँ कि मेरे पास 0.6 यूनिट आई है। क्या आई है, यूनिट, क्योंकि किलोवाट आर को ही आप यूनिट कह सकते हो। ठीक है, तो मैं बोलूँगा कि भैया मेरे पास तो 0.6 यूनिट आया, लेकिन मेरे पास और भी कुछ है। अच्छा हाँ, एक गीज़र है, तो मुझे गीज़र का भी निकालना पड़ेगा कि भाई गीज़र किस तरीके का है। गीज़र कह रहा है कि भैया मैं तो ना
1 किलोवाट चलता हूँ और दिन में 1 घंटा ही चलता हूँ बस। हमने कहा ठीक है जी, आप एक दिन का ही बता दो। तो एक दिन का जो 2 बल्ब का आया है वो तो मेरे पास आया है 0.6 किलोवाट आर। ठीक है, अब मैं देख लेता हूँ किसका, अब मैं देख लेता हूँ यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक पेज ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो भैया मेरे पास क्या है, इसको थोड़ा ऊपर नीचे कर देते हैं, पेज अबव, चलो मूव कर देते हैं इसको। कहाँ मूव करें, सॉरी, यहाँ पे एक बिलो पेज लगा देते हैं, इंसर्ट पेज बिलो। ठीक है, चलो तो बेटा मेरे पास क्या है, 0.6 किलोवाट आ रहा है। ठीक है, तो मैंने कहा ये जो बल्ब है, एनर्जी कंज्यूम्ड, जो एनर्जी कंज्यूम हो रही है, कंज्यूम्ड बाय बल्ब, बल्ब के थ्रू कितनी देर में, इन 1 डे, एक दिन में कितना हो रहा है, 0.6 किलोवाट आर, जिसे मैं कह सकता हूँ 0.6 यूनिट। अब गीज़र की अगर बात करें तो एनर्जी मैं लिखूँगा कि भैया एनर्जी इज़ कंज्यूम्ड बाय गीज़र, बाय गीज़र कितनी देर में, इन 1 डे। एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम, तो पावर कितनी है उसकी, 1 किलोवाट की है, और टाइम एक कितना यूज़ कर रहा है, 1 आवर। तो यानी कि ये कितना आ गया, ये आ गया 1 किलोवाट आवर, यानी कि एक दिन में ये केवल कितनी यूनिट बिजली कर रहा है, 1 यूनिट। कितनी यूनिट, 1 यूनिट। तो मैं कहूँगा कि भैया बल्ब एक दिन में कितना कर रहे हैं, 0.6 यूनिट, गीज़र कितना कर रहा है, 1 यूनिट। तो टोटल यूनिट कितनी हो गई, टोटल यूनिट कंज्यूम्ड इन 1 डे, 1 डे में टोटल यूनिट कितनी आ गई, एक तो 0.6 थी और एक +1, तो कितनी आ गई, 1.6 यूनिट। अब वो क्या एक दिन की पूछ रहा है, उसने हमसे पूछा है क्या एक दिन की, उसने कहा था कि कितने की दिन की बताओ, टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इन मंथ ऑफ 30 डेज़। तो एक दिन की तो हमें पता चल गई, हमें निकालना है 30 डेज़, तो हम 30 डेज़ की निकालेंगे। हम बस इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 से। तो मैं बोलूँगा एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डेज़, तो 30 डेज़ में कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 30, पॉइंट हटाया, नीचे 10 आया, 10 0 से 0, 16 3 जा 48 यूनिट मेरी बेटा एक महीने में क्या होगी, 48 यूनिट यूज़ होगी। तो मैंने कहा चलो जी, अगर ऐसी बात है तो चलो जी 48 यूनिट। अच्छा वो पूछ रहा है भाई कि भैया कितना पैसा खर्च होगा, कॉस्ट बताओ। तो पर यूनिट कॉस्ट क्या दे रखी है आपको, क्वेश्चन में आपको पर यूनिट कॉस्ट ज़रूर दे रखी होगी। चलो देख लेते हैं, पर यूनिट कॉस्ट कितनी थी, पर यूनिट कॉस्ट है बेटा 8 रुपीज़। कितने रुपीज़, 8 रुपीज़। तो हमें क्या करना है, अब इसे कितने से मल्टीप्लाई कर देना है, अब इसे कर देना है 8 से। तो मैं कहूँगा 48 यूनिट को 8 से रुपीज़ से मल्टीप्लाई कर दो। 8 8 जा 64, 8 4 जा 32, और कितना आया 38। तो मेरे कितने रुपए खर्च हुए बेटा, 384 रुपीज़। तो 384 रुपीज़ मेरे ओवरऑल क्या हो गए हैं, खर्च हो चुके हैं। ठीक है, इस तरीके से अगर मैं एनर्जी को क्या कर रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको कुछ इस तरीके से देखना है। उसने सबसे पहले बोला 2 बल्ब हैं। ठीक है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ क्विक रिवीजन में। उसने मेरे को ये बोला 2 बल्ब हैं, 50 वाट के हैं। तो सीधी बात है, एक बल्ब 50 वाट का हुआ, 2 बल्ब 2 है,
तो टोटल पावर बल्ब की 2 इंटू 50 100 वाट हो गया। एनर्जी कितना कंज्यूम किया 6 घंटे, तो 600 वाट आवर। वाट आवर में कुछ नहीं लिखते हैं, किलो वाट आवर में लिखते हैं। 1000 से डिवाइड किया तो 0.6 किलो वाट आवर जो है 1 घंटे का इसका आ गया कि ये 0.6 यूनिट बिजली जो है वो खाएगा। लेकिन एक दिन में, अब मैंने कहा चलो जी एक दिन में है। अब बात करते हैं कि भैया आगे अगला कौन है, गीज़र है। गीज़र एक दिन में कितना ले रहा था, 1 किलो वाट आवर 1 यूनिट। टोटल यूनिट कितनी हो गई, टोटल यूनिट हमारी हो गई 0.6 प्लस 1 1.6 यूनिट। 30 दिन में कितनी हो गया 48 यूनिट। और पर यूनिट कॉस्ट कितना था 8 रुपीज़, तो 48 से मल्टीप्लाई कर दिया। और 30 डेज़ का था ये एक्चुअली में, हाँ 30 डेज़ का, तो ये कितना आ गया 384 रुपीज़। इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चन करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हमने कर ही लिया था ओम वाला। ब्लैंक ब्लैंक, ठीक है। तो नया क्वेश्चन हमारे पास आ गया है। ये क्वेश्चन हमें ये कहता है कि इन द फॉलोइंग फिगर 3 सिलेंड्रिकल कंडक्टर हैं आपके पास, एक ए है, एक बी है और एक सी है। इसने ये बोला शो अलोंग आर शोन अलोंग विद देयर लेंथ, उनकी लेंथ दे रखी है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है। आपसे ये बोला गया इफ़ थ्री कंडक्टर्स आर मेड अप ऑफ द सेम मटेरियल। अच्छा ओके, 3 conductors are made of a same material and RA, RB and RC be their respective resistance. Find RA upon RB and RA upon RC। यानी कि उसने बोला कि भैया एक तो इससे बना हुआ है, एक इससे, एक इससे, ये वाला भैया RA है और ये वाला भैया RB है, ये वाला भैया RC है, इसका रेजिस्टेंस। तो उसने बोला कि भैया अब आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि फाइंड करो RA अपॉन RB। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि हमारे पास 3 टाइप के सिलेंडर हैं, ठीक है। हमारे पास 3 टाइप के सिलेंडर है, तो हम बोलेंगे कि भैया हमें रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है R इक्वल टू रो L अपॉन A। और ये रो क्या होता है, रो होता है बेटा रेजिस्टिविटी। ये रो क्या है, इस रो का नाम होता है रेजिस्टिविटी, ठीक है। चलो जी, अब मैंने कहा कि भाई जो रेजिस्टेंस है ए का, अब आर ए अगर मैं निकालूं तो रो तो भैया कांस्टेंट है, लेंथ कितनी है, अच्छा ए वाले पार्ट की इसकी लेंथ एल ही है, तो मैंने एल लिख दिया। ए क्या है भैया, इसका ए ही है, तो मैंने ए लिख दिया। तो मैंने कहा जी इसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ, ये तो सिंपल वही फार्मूला वाला केस हो गया। तो आर ए तो मेरे पास आ चुका है, रो एल अपॉन ए। चलो जी, अब मैं क्या निकालूंगा, अब मुझे निकालना है आर बी। चलो जी आर बी निकाल लेते हैं। तो मैं कहूँगा कि जी जो आर बी है, आर बी उसका फॉर्मूला भी यही है रो, लेकिन इस बार एल की जगह क्या है, एल की जगह है L/2। चलो जी, और ए की जगह क्या है, ए की जगह है बेटा 2A, तो मैंने लिख दिया 2A। तो इसको अगर सॉल्व करूँगा तो मेरा आर बी जो है वो 2 नीचे मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो ये आ जाएगा L अपॉन 4A, L अपॉन 4A। ये मेरे पास बेटा आर बी आ गया। चलो जी आर बी भी आ गया। अब आप आर सी भी बता दो। चलो जी आर सी भी देख लेते हैं। अब आर सी की अगर मैं बात करूं आर सी, तो इसमें भी रो तो सब में है, सॉरी इसमें रो मिस हो गया था, रो तो है। इसमें एल की जगह क्या दे रखा है बेटा, सी में L/2, तो मैंने कहा ये है भैया L/2। चलो जी, ए की जगह क्या दे रखा है A/2, चलो जी ये है A/2। अच्छा ये 2 ऊपर जाके इससे मल्टीप्लाई करेगा L से और ये इससे करेगा, तो क्या निकल के आएगा, तो मैं कहूँगा कि जो हमारा आर सी आएगा वो रो ये 2L हो गया और अपॉन में 2A हो गया, तो बेटा 2 से 2 कट गया, तो जो आर सी है वो मेरे पास क्या आया, वो मेरे पास आया रो L अपॉन
तो मैंने कहा कि आर ए, आर बी और आर सी मेरे को पता चल गया। अब आप जो चाहे वो करवा लो, ठीक है। तो हमने कहा पहले केस में क्या बोला गया है, उसने बोला है फाइंड करो फर्स्ट में आर ए अपॉन आर बी। फर्स्ट में उसने बोला भैया आर ए अपॉन आर बी करो। हमने कहा जी ठीक है जी। आर ए कितना था भाई, आर ए था मेरे पास रो एल अपॉन ए। चलो जी, आर बी क्या है, रो एल अपॉन 4a, ये है जी। चलो भाई हम कहेंगे ये तो सब कैंसिल आउट हो जाएंगे भाई, रो से रो कट, एल से एल कट, ए से ए कट, ये वाला 4 ऊपर चला जाएगा। तो मैं बोलूँगा कि मेरे पास जो रिलेशन निकल के आएगा वो रिलेशन निकल के आएगा बेटा आर ए अपॉन आर बी इक्वल टू ऊपर 4 और नीचे 1। तो ये निकल के आएगा 4:1, जिसे आप 4:1 आराम से कह सकते हो। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है। यही हमको करना था। अब सेकंड वाले पॉइंट में क्या बोला, सेकंड वाले पॉइंट में बोला है कि आप आर ए अपॉन आर सी कर दो। चलो जी, आर ए अपॉन आर सी भी कर सकते हैं, कौन सी बड़ी बात है। हम कहेंगे भैया आर ए अपॉन आर सी। चलो जी, हमें कहा कि भाई आर ए क्या था, आर ए हमें दे रखा है कितना, रो एल अपॉन ए, ये तो सिंपल ही था, रो एल अपॉन ए। चलो जी, आर सी कितना है, आर सी आया है रो एल अपॉन ए, ये भी सेम। अब अगर आप आर ए अपॉन आर सी करोगे तो बेटा ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, रो एल अपॉन ए और रो एल अपॉन ए, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। तो क्या आया 1/1, यानी कि आंसर आया 1:1। ठीक है, क्लियर है। चलो, और भी क्वेश्चन में कुछ पूछा हुआ था क्या, और इसने कुछ नहीं पूछा है, बस इसने यही पूछा था, ठीक है। ओके, तो बेटा ये क्वेश्चन इस तरीके से हमको करना था। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओ ये तो काफ़ी ब्लर है, चलो फिर भी देख लेते हैं। लिस्ट द फैक्टर, लिखा हुआ है लिस्ट द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ अ गिवन मटेरियल डिपेंड। तो वो कह रहा है कि कोई अगर आपके पास कोई ऐसा फैक्टर बताओ सॉरी, जिसमें रेजिस्टेंस जो है किसी भी सिलेंडर का, जो कंडक्टर एक तरीके से वो क्या करता है, डिपेंड करता है। तो बेटा सीधी बात है ना, आपको पढ़ाया गया है ऑलरेडी कि रेजिस्टेंस जो है उसका खुद का फॉर्मूला है रो एल अपॉन ए। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला भी क्या पढ़ा, रो एल अपॉन ए। तो रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड कर रहा है, तो रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है डायरेक्ट किस चीज़ पर, लेंथ पर। तो इसमें आप सीधा लिखोगे कि रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, और इसमें आप ए पॉइंट बना के लिखोगे कि लेंथ, पहला है लेंथ ऑफ अ कंडक्टर, बेटा कंडक्टर की लेंथ पर डिपेंड कर रहा है। दूसरी चीज़ आप क्या बोलोगे, यहाँ पे दूसरी चीज़ क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेकिन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन्वर्सली, ये है बेटा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। लेकिन अभी आपको से कोई ये नहीं पूछ रहा है कि डायरेक्टली है कि इन्वर्सली है, आपसे तो कह रहा है डिपेंड बता दो कि इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है। तो जी आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, ऑफ द कंडक्टर, ऑफ द कंडक्टर। और आपसे क्या पूछ रहा है, और बाकी किस पर है बेटा, ये जो आर, इसमें ये जो रो है, रो रजिस्टिविटी होती है एक तरीके का, ये कांस्टेंट है। तो आप कह सकते हो कि भैया ये रो क्या है हमारा, रजिस्टिविटी होता है, ठीक है। तो इन दो चीज़ों पर ये मेनली क्या कर रहा है बेटा, डिपेंड कर रहा है, ठीक है, क्लियर है। अब इसमें आगे क्या बोला गया है, बी पॉइंट में, ए पॉइंट तो हमारा हो गया, बी पॉइंट, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज़ 0.01 सेंटीमीटर रेडियस। कोई वायर है जिसका रेजिस्टेंस आपको दे रखा है 10 ओम, उसने कहा इज़ 10 ओम, यानी कि रेडियस दे रखी है 0.01 सेंटीमीटर, और आपको
रेजिस्टेंस 10 ओम दे रखा है, कह रहा है इफ़ द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर इज़ दिस, रेजिस्टिविटी दे रखी है, लेंथ पूछा है। भाई फॉर्मूला है, बाकी सब चीज़ें दे देगा, एक चीज़ पूछ लेगा। अब देखो इसने क्या दिया, इसने दिया है रेडियस, इसको मैं मिटा देता हूँ, यहीं कर देता हूँ उसको, ठीक है। तो इसने हमें क्या दिया है, इसने बेटा हमको दिया है रेडियस, तो हम बोलेंगे रेडियस कितना दिया, 0.01 सेंटीमीटर। अब कोई वायर है बेटा ऐसे ही होगी, ठीक है। तो इसने दिया रेडियस, मेरे को चाहिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है ये वाला एरिया जहाँ से एंटर करते हैं इलेक्ट्रॉन। तो ये एक सर्कुलर वे में होता है, किस में होता है, एक सर्कल है ये, तो इसका एरिया मतलब सर्कल का एरिया यानी कि पाई आर स्क्वायर। तो मुझे आर दे दिया, पर मुझे डायरेक्ट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं दिया। उसने कहा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन खुद निकाल लेना, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब सर्कल का एरिया, तो आप पाई आर स्क्वायर करके निकाल सकते हो। दूसरा उसने खुद रेजिस्टेंस दे दिया, कितने ओम का है भाई, रेजिस्टेंस उसने दे दिया 10 ओम का है। चलो जी, अगली चीज़ उसने रेजिस्टिविटी दे दी, रो की वैल्यू दे दी 50 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। चलो जी, क्या पूछा है, लेंथ। आप कहोगे सिंपल फॉर्मूला लगाओ यार, R इक्वल टू रो L अपॉन A। चलो जी, R कितना है जी, 10 है जी, रो कितना है जी, 50 इंटू 10⁻⁻8। चलो जी, लेंथ कितना है नहीं पता, एरिया कितना है, एरिया होता है बेटा पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर इसका एरिया है, तो पाई आर स्क्वायर से आप इसे निकाल सकते हो। पाई का मतलब कितना होता है बेटा, 22/7, 22/7, या आप 3.14 भी ले सकते हो। तो मैं यहाँ ले लेता हूँ 3.14 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर आएगा ना यहाँ पे क्या आएगा, नीचे एरिया है तो एरिया की जगह क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू रख दी 3.14, अब आर कितना था 0.01, तो ये आ गया 0.01 मल्टीप्लाई 0.01, ये आ गया बेटा, ठीक है। इसको हमें सॉल्व करना है। हमने कहा कि भैया ये जितना भी डिवाइड में है सब मल्टीप्लाई में चला जाएगा, किधर, ये पूरा का पूरा पोर्शन इधर मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो मल्टीप्लाई करा दो, 10 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 0.01 मल्टीप्लाई 0.01, और भैया ये सब इसमें मल्टीप्लाई में है, तो ये इधर किस में चला जाएगा, डिवाइड में। इसको डिवाइड में लिख लो, 50 इंटू 10⁻⁻8, और इधर क्या बचा है, इधर L बचा। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हो, इसे सॉल्व करो कैलकुलेशन करके, जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो इस तरीके से आप लेंथ को क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओहो, डायग्राम आ गया। चलो, इसमें बोला गया है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी कि आपको ओवरऑल रेजिस्टेंस बताना है। चलो जी सॉरी, तो आपको इसमें सॉरी, तो हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें निकालना है बेटा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ओवरऑल एक रेजिस्टेंस हमको निकालना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास क्या है, हमारे पास ये वाला जो कनेक्शन है यहाँ पर, ये हुआ है पैरेलल कनेक्शन। तो अगर मैं इस पैरेलल वाले को सॉल्व कर दूँ, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये एक पूरे सीधे तार में एक सीरीज़ में आ जाएंगे। लेकिन सबसे पहले हमें इन दोनों रेजिस्टेंस को एक रेजिस्टेंस बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों आपस में सीरीज़ में है, ठीक है। तो पहले मैं इनको नंबरिंग कर देता हूँ, ठीक है। तो नंबरिंग करके क्या होता है ना, ये डायग्राम आपको बनाना है पेपर में, अगर आप नंबरिंग करोगे तो, ठीक है। उससे क्या होता है ना, टीचर जो है समझ जाता है कि किसे क्या बोला हुआ है, ठीक है। तो मैं इसको R1 बोल देता हूँ, इसको R2, इसको R3, और इसको R4, और इसको R5, ठीक है। ऐसे करके मैं इसको लिख देता हूँ, ठीक है। तो मैं लिखूँगा, फिर मैं आगे लिख सकता हूँ कि भैया R2 एंड R3 आर इन सीरीज़, R2 एंड R3 किस में है, सीरीज़ में है। तो मैं यानी कि इनको सीधा ऐड कर सकता हूँ,
तो मैं बोलूँगा कि भैया यहाँ पर जो मेरे पास आएगा कि R2 प्लस R3 हो जाएगा, क्योंकि ये सीरीज़ में कनेक्शन है, यानी कि 10 ओम प्लस 10 ओम, और ये बेटा सीधा मेरे पास आ गया 20 ओम। अब नाउ आप क्या बोल सकते हो कि भैया R5, ठीक है, एंड ये जो R2 प्लस R3 मेरा आया, आर इन पैरेलल। अब ये किस में हो गए? अब ये पैरेलल हो गए, ठीक है, अब ये हो चुके हैं पैरेलल। अब जब ये पैरेलल हो गए तो पैरेलल कैसे होते हैं? देखो सर्किट अब कैसे बन गया, अब सर्किट कुछ इस तरीके का बन गया, खाली रेजिस्टेंस का बना रहा हूँ, ये है और यहाँ पर ये है और यहाँ पर ये है ऐसे, और यहाँ पर ये है। तो ये तो मेरे पास था ही R5, और ये मेरे पास आ गया R2 प्लस R3, और ये मेरे पास आ गया R1, और ये मेरे पास आ गया R2। तो ये वाला जो कनेक्शन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाला, ये कनेक्शन बेटा पैरेलल में आ चुका है। किस में आ चुका है? पैरेलल में। तो R2 प्लस R3 की जो वैल्यू है वो R5 के साथ पैरेलल है। तो मैं अब अगर इन पैरेलल कनेक्शंस को सॉल्व करूँगा तो मैं क्या बोल सकता हूँ? मैं बोलूँगा एक तरीके से कि जो R5 है एंड R5 है, क्या है ये? हाँ R5 है एंड R2 प्लस R3, इनका अगर मैं एक टोटल रेजिस्टेंस निकालूँ तो पैरेलल कनेक्शन है। R5 कितना है मेरे पास? मेरे पास R5 था बेटा 20 ओम, तो मैं लिखूँगा 1/20। और अभी R2 प्लस R3 भी कितना आया? 20, तो 1/20, तो ये आ गया 2/20। और ये होता है बेटा 1/1/R होता है ना पैरेलल में, 1/R पैरेलल, तो ये आ गया 1/10। और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो RP जो यहाँ से निकल के आएगा वो आ जाएगा 10 ओम। कितना आ गया? 10 ओम। अब सर्किट कैसे बन गया? अब सर्किट ऐसे बना, ये मेरे पास R1 था, और इन दोनों पैरेलल को सॉल्व करके R5 और R2 प्लस R3 को सॉल्व करके मेरे पास आया 10, फिर एक 10 आ गया, और फिर आगे जो था मेरा एक और रेजिस्टेंस लगा हुआ था, ये R2, ये कितने हुए था भाई? ये था 20 पे। तो मैंने बोला कि ये 20 ओम का था, ये 10 ओम आया, और ये वाला भी मेरा 10 ओम का था। अब ये सीरीज़ में आ गए कि नहीं? अगर अब ये सीरीज़ में आ गए तो मैं बोल सकता हूँ कि जो R टोटल आया है वो आया है 10 प्लस 10 प्लस 20, यानी कि 40 ओम। इस पूरे सर्किट का क्या है बेटा? टोटल रेजिस्टेंस है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को पूरा प्रॉपर तरीके से कर सकते हो, ठीक है, समझे? बढ़े आगे, चलो। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द फॉर्मूला फॉर डिटरमाइनिंग द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी फॉर द टू कॉम्बिनेशन। अब इसने बोला राइट द फॉर्मूला, बस सिंपल फॉर्मूला लिखना है बेटा। ये कौन सा कनेक्शन है? सीरीज़। तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सीरीज़ कनेक्शन है, तो सिंपल है, यहाँ पर सीरीज़ में ए से बी तक, ए से जो बी तक जाएगा वो चला जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। लो जी। और ये वाला बेटा क्या है? पैरेलल है, तो यहाँ पर RAB कितना हो जाएगा? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। लेकिन ये जो RAB है ना बेटा, ये इस तरीके से है 1/RT। पैरेलल वाले तो पढ़े होंगे ना, इसलिए पैरेलल में ऐसे जोड़ दो, सीरीज़ में ऐसे जोड़ दो, इतनी पढ़ाई तो करी होगी। चलो अगला जो है इसमें हमारे पास ये बोला गया है, अगले वाले में इसको मिटा देता हूँ। अगला वाला जो क्वेश्चन है इसमें ये बोला हुआ है कि इफ़ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द अरेंजमेंट फर्स्ट, एक अरेंजमेंट ये कर रखा है और एक अरेंजमेंट ये कर रखा है, एक तरफ ये आए हैं, इसको मैं सही से बना देता हूँ, थोड़ा धुंधला हो रहा है। ये तो बेटा इन्होंने कह रखा है कि इधर वाला तो आए है, इधर वाला V है, और एक ऐसे ले रखी है लाइन, ठीक है, और इस लाइन को दे रखा है इन्होंने कोई नाम, ये नाम दिखाई नहीं दे रहा ढंग से, R मेरे ख्याल से ऊपर है क्या लिखा हुआ? सॉरी, R एंड देन विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज करेक्टली लेबल, कौन सा जो है वो करेक्टली लेबल किया हुआ है। चलो
ये जो ये वाला तो है बेटा आर एस और यहाँ वाला है बेटा आर पी। चलो एक तो इन्होंने ये बनाया हुआ है, एक इन्होंने कुछ ऐसे बनाया हुआ है कि यहाँ पे इन्होंने कर रखा है वी और यहाँ पे इन्होंने कर रखा है आई और एक पे इन्होंने कर रखा है आर एस और एक पे उन्होंने कर रखा है आर पी। तो बेटा आर पी जो है ना, देखो आर पी मतलब कह रहा है जो पैरेलल वाला रेजिस्टेंस है और आर एस मतलब जो सीरीज़ वाला है। अब मुझे बताओ कौन से वाला रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, सीरीज़ वाला कि पैरेलल वाला? अगर मैं सीरीज़ वाले जोड़ूं तो ज़्यादा रेजिस्टेंस आएगा या पैरेलल वाले जोड़ूं? बताओ। सीरीज़ वाला जोड़ने पे आएगा ना, तो जब सीरीज़ वाला जोड़ेंगे तब ज़्यादा आएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो यहाँ पर रेजिस्टेंस आपने इधर की तरफ बढ़ा के ले रखा है और इधर की तरफ यहाँ आपने कम करके ले रखा है, तो इसमें आप क्या बोलोगे? आप इसमें बोलोगे कि हमें तो पता है कि आर एस ज़्यादा होता है आर पी से, तो मुझे बताओ आर एस इसमें ज़्यादा है, आर एस इस वाले केस में ज़्यादा है या आर एस इस वाले केस में ज़्यादा है? बेटा एरो कहाँ है? एरो ये ऊपर, ये किसका ज़्यादा है? ये वाला ज़्यादा है ना, ये तो कम है, ये वाला कम है, ये ज़्यादा है, ये वाला कम है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो दो आपने बना रखे हैं, एक फर्स्ट और एक सेकंड, तो इसमें सेकंड वाला गलत है। आर एस इसमें आर पी के नीचे कैसे हो गया? आर एस तो आर पी के ऊपर होगा, तो इसीलिए इसमें कौन से वाला करेक्ट है? फर्स्ट वाला कनेक्ट है। तो आप लिखोगे आर एस ग्रेटर देन आर पी, हैंस फर्स्ट वन इज करेक्ट। आर एस आर पी के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, चलो अगला वाला क्वेश्चन आ गया हमारे पास। स्टडी द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल सर्किट विद रजिस्टर आर इन 3 आर्म्स। देखो ये 3 रेजिस्टेंस है, किस में लगे हुए हैं बेटा? तीनों 5, 10 और 15 वाले कह रहा हूँ। ये किस में लगे हुए हैं? सीरीज़ में। नीचे वाले ये भी तीनों किस में है? सीरीज़ में। जब इन्हें सॉल्व करोगे सीरीज़ से तो 5 ये रहा, 10 ये रहा, 15 ये रहा, तो जुड़ के बेटा एक रेजिस्टेंस बन जाएगा और सारों को जोड़ दो, 5, 10, 15 और 15 30। और नीचे ये भी तीनों को जोड़ दो, 10, 20 और 30। कितने हो गया? 30 और 20 50 और एक 60। तो ये हो गया बेटा यहाँ पर 60। लेकिन अब ये दोनों रेजिस्टेंस किस में आ गए? अब हो गए पैरेलल बेटा। अब किस में आ गए? अब पैरेलल हो गए। तो इसने पूछा क्या है? खैर ये तो हमने वैसे ही पढ़ लिया। इसने कहा है स्टडी द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक सर्किट इन विच द रजिस्टर आर अरेंज्ड इन 3 आर्म्स। अच्छा, पहले ही पॉइंट में बोल दिया गया है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। सॉरी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको इसे पूरे सर्किट को क्या करना है बेटा? सॉल्व करना है। चलो पूरे सर्किट को सॉल्व करें। चलो कर लेते हैं। हाँ तो गया ही होगा पर फिर भी कर लेते हैं। चलो बेटा पूरा सर्किट सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम आने नहीं देंगे बिल्कुल भी। तो सर्किट बना लें पहले। तो यहाँ पे ये ऐसे 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 गया हुआ है। मेरे ख्याल से यहाँ 3 रेजिस्टेंस है ना, 1 2 3। चलो जी आगे कहाँ है? अच्छा आगे ऊपर जाके है, 1 2 3। फिर यहाँ पे भी 3 है, 1 नीचे को नहीं होगा ये 2 3। चलो जी फिर कहाँ है? फिर यहाँ से ऐसे आ गया भैया ऐसे, और फिर ये ऐसे स्विच लगा दिया और फिर ऐसे एम्पियर है और फिर ऐसे जोड़ दिया। चलो जी ऐसे किया हुआ है। तो पहला मेरा काम है कि इन तीनों रेजिस्टेंस को एक रेजिस्टेंस बना दूँ। सबसे पहला काम मेरा यही है। ठीक है, तो मैं कहूँगा कि अगर मैं ये वाला पूरा पोर्शन जो कि रेजिस्टेंस से भरा हुआ है, ये 5, 15 और 20, इसने कहा मैं 5 ओम का हूँ, मैं 15 का हूँ, मैं 20 का हूँ। इसने इधर बोला
कि भैया मैं 5 का हूँ, मैं 10 का हूँ और भैया मैं 15 का हूँ। चलो जी, और क्या बोला गया है, और इसने नीचे वाले रेजिस्टेंस बोले हैं 10 20 30 के। ये 10 का है, ये 20 का है और ये 30 का है। चलो पहले तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं इनको सॉल्व करूँगा। ये वाले, ये तीनों सीरीज़ में लग रहे हैं ना, इन तीनों को मैं एक पहले सॉल्व कर देता हूँ। तो मैं इन्हें कोई पॉइंट मान लेता हूँ कि ए से बी, यहाँ पे बना दिया मैंने आर ए से बी। तो मैं लिखूँगा आर ए से बी, तो ये हो जाएगा, तीनों को प्लस कर दो, 5 + 10 + 15 कितना ओम, 30 ओम। चलो जी, इसे मान लेता हूँ सी से डी, तो मैं बोलूँगा आर सी डी। ठीक है, तो इसे मैं मान सकता हूँ 10 प्लस, ये सीरीज़ में है 20 और 30, तो बेटा ये आ गया 60 ओम। अब मुझे सर्किट जो मेरा बना, वो सर्किट कुछ ऐसे आ गया, एक रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस, और यहाँ पे ऊपर जाके भी एक रेजिस्टेंस, और यहाँ पर नीचे जाके भी एक रेजिस्टेंस, और यहाँ से आ गई है लाइन इस तरीके से स्विच, ये एम्पियर, और ये मेरे पास बैटरी, और यहाँ मेरे पास ये रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं। ये 5 है, ये 15 है और ये 20 है। ठीक है, अब मेरे पास, मेरे को इसको सॉल्व करना है। ये ए था, ये बी था, ये सी था और बेटा डी था। चलो जी, अब मेरे को क्या करना है। अच्छा, ये ऊपर वाला क्या आया, ऊपर वाला 30 आया, नीचे वाला कितना आया, 60। अब मैं कहूँगा आर ए बी सी डी, ये कितना आएगा, ये पैरेलल में है, तो 1/30 + 1/60। इसको आप सॉल्व करोगे, 60 LCM, तो ये 2 + 1, तो ये एक तरीके से जो 1/R में आएगा, ये आएगा 3/60। और अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूँ तो R आ गया 60/3, तो इसे सॉल्व करके आ जाएगा 20। तो ये जो मेरा एक R है, ये 20 आया, 20 ओम। अब सर्किट कैसे हो गया, सिंपल, 1 2 3, और अब वो पूरा सॉल्व करके सिर्फ एक रेजिस्टेंस आएगा 20 ओम का। नीचे फिर से बैटरी, सॉरी स्विच, और इधर एम्पियर और इधर बैटरी। चलो, अब ये कितना था, 5, और यह था 15, ये है 20, और अभी ये कितना आया, 20। तो आप बोलोगे टोटल रेजिस्टेंस अब सीधा सीरीज़ में आ गया, तो अब टोटल रेजिस्टेंस जो आया वो आपको सिंपल मिल सकता है 5 + 15 + 20 + 20, 20 20 40 50 और 60, तो इसका आंसर आया बेटा 60 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस मेरे पास कितना आ गया है, टोटल रेजिस्टेंस मेरे पास आ गया 60 ओम। इस तरीके से मैंने सर्किट को धीरे धीरे करके, जो पैरेलल में है उनमें देखो कि पैरेलल से मेरे को सीरीज़ बनाना है, और इसने क्या किया, पैरेलल कनेक्शन में ना 3 रेजिस्टेंस डाल दिए थे ऐसे। तो पहले इन तीनों को सॉल्व कर लो क्योंकि डायरेक्ट सीरीज़ है, फिर उसके बाद पैरेलल को सॉल्व करो, अगर पैरेलल में आ रहे हैं तो पैरेलल सॉल्व करो, फिर सीरीज़ बनाओ। यानी कि कनेक्शन दिखने में आपको पैरेलल लगेगा, लेकिन हो सकता है उसमें सीरीज़ कनेक्शन हो। तो उस पहले उस सीरीज़ को सॉल्व करके एक रेजिस्टेंस बना दो, जैसे मैंने इन तीनों को सॉल्व करके एक रेजिस्टेंस बना दिया, फिर इन तीनों को सॉल्व करके एक रेजिस्टेंस बना दिया। ठीक है, और उसके बाद आप क्या करो, उसके बाद आप सिंपल, जब ये नॉर्मल इस तरीके से पैरेलल आ जाए, बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने किया है, ऐसे पैरेलल आ जाए, फिर पैरेलल सॉल्व करो और फिर प्रॉपर एक सीरीज़ बन जाएगा, फिर सीरीज़ सॉल्व करो। इस तरीके से आपको क्या कर देना है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। चलो बी में क्या बोला था, ये तो कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन, बना चुका हूँ, निकाल चुका हूँ। डिटरमाइन द करंट दैट फ्लोज थ्रू द एमीटर, पूरे सर्किट में कितना करंट जो है फ्लो हो रहा है, उसके लिए मुझे बैटरी का वोल्टेज पता होना ज़रूरी है। अच्छा, दे रखा है बैटरी कितना वोल्ट का दे रखा है बेटा, 6 वोल्ट का। तो आप ओम्स लॉ जानते ही हो, आप कहते हो कि भैया इसका जो थर्ड वाला पार्ट है, ये सी वाला, इसमें बोला गया है करंट, तो V होता है V = IR, और I हो जाएगा V/R, और V आपको 6 पता है, और रेजिस्टेंस अभी आपका 60 आया, तो बेटा I कितना आ गया, 1/10,
यानी कि आई आपका आ गया है 0.1 एम्पियर। आई कितना आ गया? 0.1 एम्पियर। चलो और कुछ? डिटरमाइन द करंट, हाँ बेटा बता तो दिया, डिटरमाइन द करंट। चलो जी ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया इस तरीके से। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग आपसे पूछा गया है, स्टेट द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, यानी कि सिंपल बता दो बस जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है क्या। लॉ है तो मतलब कुछ ना कोई ऐसी चीज़ है जो होती ही है। मैथमेटिकली भी उसको शो कर दो हीटिंग इफेक्ट को। हमने कहा चलो जी, इसने कहा एक्सप्रेस इट मैथमेटिकली। तो सबसे पहले तो हम क्या कर देंगे, स्टेट करते हैं जूल्स लॉ को। स्टेट में क्या लिखेंगे वो देखते हैं हम। स्टेट देखो बेटा, स्टेट आपको ध्यान रखना है। तो स्टेट में डायरेक्ट आपको बता देना है जो लॉ हीटिंग है सिंपल लैंग्वेज में। तो आप बोल सकते हो व्हेन अ करंट इज पास्ट, जब करंट को क्या कराया जाता है, इज पास कराया जाता है थ्रू, कहाँ से? थ्रू अ कंडक्टर, एक कंडक्टर से पास कराया जाता है। ऑफ, जिस कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या है? ऑफ रेजिस्टेंस आर है, ऑफ रेजिस्टेंस है, ठीक है। और कुछ टाइम के लिए, फॉर सर्टेन टाइम, थोड़ा टाइम के लिए। तो फिर आपको ये बताना है कि कंडक्टर क्या हो जाता है बेटा। ये होने के बाद कंडक्टर कुछ टाइम बाद कंडक्टर गेट्स हीट अप, कंडक्टर हीट हो जाता है, हीटेड अप, ठीक है। बस कंडक्टर क्या हो जाता है? हीट हो जाता है। और लॉ क्या था? आप बोलोगे कि इसका सिंपल फॉर्मूला था H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। अच्छा आई को आप क्या, आप मैंने आपको भी बताया था आई क्या होता है, V अपॉन आर, पिछले पार्ट में बताया था। तो इस आई की वैल्यू मुझे इसमें पुट कर दूंगा तो H हो जाएगा V अपॉन आर और पूरे का स्क्वायर और आर टी, ठीक है। और फिर यह आ जाएगा H इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर और साथ में आर टी, ठीक है। फिर क्या होगा? फिर आप क्या लिख सकते हो? फिर आप लिख सकते हो कि यहाँ पर इस आर स्क्वायर से ये कट, तो H की वैल्यू आ जाएगी वी स्क्वायर अपॉन आर और टी, ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। क्लियर है? तो यहाँ तक आपको लाके इसको क्या कर देना है बेटा, छोड़ देना है। फिर आपको कुछ नहीं करना, यहाँ तक लाके छोड़ देना है। क्योंकि देखो इसमें आगे उसने कुछ नहीं बोला था, उसने बोला जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बताओ, मैंने बता दिया। मैथमेटिकली शो करो, मैंने शो भी कर दिया। अब एप्लियंस है, उसका रेजिस्टेंस है, कोई वोल्टेज है, कोई करंट है, कोई टाइम है, ये सब हमारे फॉर्मूले में ऑलरेडी मेंशन है। तो मुझे इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्लियर है? चलो अच्छा, सेकंड पॉइंट भी है इसमें। सेकंड पॉइंट क्या है कि अ 5 ओम रजिस्टर कनेक्ट करा गया है बैटरी पर, जो बैटरी 6 वोल्ट की है। एनर्जी बताओ जो 10 सेकंड में आएगी। चलो जी पहले देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, वो लिख लेते हैं बिल्कुल कि क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। सबसे पहले इसने बोला रेजिस्टेंस है जी, रेजिस्टेंस कितने ओम का है जी? 5 ओम का है जी। चलो जी वोल्टेज कितना है जी? 6 वोल्ट है। चलो और टाइम कितना ले रहा है जी? 10 सेकंड ले रहा है। अच्छा पूछ क्या रहे हो भाई? आप पूछ रहे हो एनर्जी, एनर्जी मतलब हीट, कि एनर्जी कितनी निकल रही है, तो आप हीट पूछ रहे हो एक तरीके से। चलो जी क्या फॉर्मूला पढ़ा था? H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। आई तो नहीं है तो अभी दूसरा फॉर्मूला बनाया था, क्या था वो? H इक्वल टू नीचे ही है वी स्क्वायर अपॉन आर टी, वी स्क्वायर अपॉन आर और साथ में टी। तो बताओ वी क्या है? वी मेरे पास 6 है, 6 का स्क्वायर। आर मेरे पास क्या है? 5। टाइम कितना है? 10, काट दो, 5 2 जा 10। एच कितना आ गया? एच मेरे पास आ गया है 6 का स्क्वायर 36 इंटू 2, तो हीट मेरे पास आ गई 72 जूल। ये लो जी, ऐसे मेरा हीट आ गया, ठीक है। तो इतना जो है कि आपको बेटा करना है,
ठीक है। इसमें से आपको इलेक्ट्रिसिटी में से इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे, आपको इसी तरीके से आपको फॉर्मूला यूज़ करना है H=I²RT। पैरेलल कनेक्शंस को सॉल्व करना है, न्यूमेरिकल ज़रूर आएगा इसका डायग्राम के साथ, आपको टोटल रेजिस्टेंस या पावर या फिर वोल्टेज इन्हीं फॉर्मूले से निकालने के लिए पूछ लिया जाएगा। बाकी ये था इसका सब इम्पॉर्टेंट। उम्मीद करता हूँ कि इससे बाहर आपको कुछ ना मिले, इतना पढ़ के ज़रूर चले जाना। थोड़ा सा ओवरव्यू आपको जो रीडिंग आपने करी है या अभी तक आप नोट्स पढ़ते होंगे कोई, तो वो नोट्स आप पढ़ लेना। बाकी इन क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व किया इसको समझ लेना, और इतना ही है, अब इतना ही करो आप इस चैप्टर में। ठीक है, बाकी अगर कोई दूसरा चैप्टर है तो उसके लिए आप मुझे बता दो, मैं किसी तरीके से कुछ क्वेश्चन जो है उसके करा दूँगा। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।